नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अफसरनामा में। अफसरनामा में इस बार हमारे साथ हैं झज्जर के डीसी श्यामलाल पूनिया। सर, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। सर, सबसे पहले यहाँ तक का जो आपका सफ़र रहा, इस सफ़र के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि कहाँ से शुरुआत रही, कहाँ पर आपकी एजुकेशन रही और किस तरह की कुछ चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में आए वो भी अगर आप शेयर करना चाहें। देखिए, मैं एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। राजस्थान में सीकर ज़िले में श्री माधोपुर तहसील में गांव पड़ता है, छोटा सा रतनपुरा। उसमें हमारा जो रिहाइश है वो खेतों में है, और जो मेरी शिक्षा है प्रारंभिक स्कूली एजुकेशन की बात करें स्कूल की, तो सारी स्कूलिंग मेरी आसपास के गाँव के विद्यालयों से हुई। और 11वीं-12वीं के लिए मेरे को शहर से, घर से करीब 30 किलोमीटर दूर जो कस्बा है वहाँ जाना पड़ा। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने उदयपुर से किया एग्रीकल्चर में, और उसके बाद मास्टर्स मैंने किया बीकानेर से एग्रोनॉमी में। और उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में मैंने 3 अटेम्प्ट लिए। इसमें बीच में JNU में मैं 6 महीने रहा लगभग। बैंक में भी थोड़े दिन के लिए काम किया मैंने, 20-22 दिन। लेकिन बात कहीं जमी नहीं, तो फाइनली मैं कंसंट्रेट करके बैंक से रिज़ाइन करके और मैंने 3rd अटेम्प्ट लिया। इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे मणिपुर कार्ड मिला जी। तो 9 साल में मणिपुर में नौकरी करी। उसके बाद अभी इंटरस्टेट डिपुटेशन पे हरियाणा में आ गई। जैसे आप बताते थे शुरुआत में जो 30 किलोमीटर का आप सफ़र किस तरह से, क्योंकि राजस्थान में थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन की तो दिक्कत है, तो जो 9-10 में पढ़ने के लिए जैसे लगभग 6 किलोमीटर एक तरफ हम जाते थे पैदल चल के, 6 किलोमीटर वापस आते थे। तो बच्चे थे उस समय, तो ज़्यादा होता नहीं था, संगी साथी भी रहते थे। तो उस समय कभी महसूस नहीं हुआ ये कि इतना चलना पड़ता। 15-20 किलोमीटर भी हम पैदल चल लेते थे। जैसे कई बार कस्बे से घर आने के लिए लेट हो गई, कभी तो बस ना मिली तो पैदल भी मैं आया कई बार। तो वो चीज़ आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से वो संघर्ष यदि आदमी के जीवन में रहेगा तो उसको ग्राउंडेड रहने में मदद मिलेगी। साथ ही मैं नॉर्थ ईस्ट में भी जैसे अच्छा खासा टाइम लगा के आया, वहाँ पर भी एक चीज़ सीखने को मिली, जो बेसिक्स आदमी के यदि क्लियर हैं, यदि आप ग्राउंडेड रहते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं, जो सिंपल लिविंग यदि आप रखते हैं, तो बहुत सारी परेशानियों को उसमें हल निकलता है। 3 अलग अलग स्टेट्स, एक स्टेट जहाँ परवरिश रही, एजुकेशन आपकी दिल्ली में भी रही, उसके बाद मणिपुर का एक अलग एक्सपीरियंस रहा, फिर हरियाणा में भी आप हैं। तो किस तरह से देखते हैं इन तीनों स्टेट्स, क्योंकि संस्कृति, पहनावा, बोलचाल लगभग सा अलग है सब। देखिए, सबसे बढ़िया आप यदि आपका दिल की आवाज़ यदि आप सुनते हैं, आप चीज़ें यदि सीधी रखते हैं ज़िंदगी में, तो सब समस्याओं का समाधान मिलता है। जैसे मैंने कहा, तो हर एक चीज़ आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है। मणिपुर में मैं रहा तो वहाँ भी बहुत बड़े, जैसे इंसर्जेंसी का भी चैलेंज रहा, लॉ एंड ऑर्डर की अलग उसमें रही थी इश्यूज़, और जो डेवलपमेंटल जो चैलेंजेस थे, डिफ़िकल्ट टेरेन था, और जो लोग थे काफ़ी जैसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधे सिंपल लिविंग लोग, तो उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। और यहाँ हरियाणा में आके एक अलग प्लेन पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ जो इश्यूज और जो चैलेंजेस हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं, लेकिन वो उनकी अलग इंटेंसिटी भी है, और उसमें एक चैलेंजेस के साथ में एक आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी ज़रूर मिलता है। तो हरियाणा में आने के बाद तो खासकर जैसे कोविड के 2 वेव्स जैसे कर लिए फील्ड में रह के, किसान आंदोलन भी जैसे मैंने शुरू से लेकर आखिर तक एक एनरिचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। 2 इलेक्शन भी मैं जैसे सोनीपत में रहा, तो उस दौरान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक बाई इलेक्शन, तो एक वैरायटी पूरा, मतलब जो कहते हैं कि नटसेल में वो पूरा अच्छे से समझने करने का मौका। कोविड के दौरान और किसान आंदोलन का क्या एक्सपीरियंस रहा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर परिवार की बात करें, परिवार में से कौन कौन लोग हैं? और परिवार में मेरे माता पिता हैं और 4 भाई बहन हैं हम, तो सब सेटल्ड हैं। एक भैया है मेरे से बड़े, 2 छोटी सिस्टर्स हैं, हाउस वाइफ हैं सिस्टर्स। मेरे जो भाई हैं वो IT कंपनी में बेंगलोर में हैं। तो अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उनका, 2 साल से वो माता पिता के साथ गांव में ही हैं। वो पत्नी है मेरी, वो हरियाणा गवर्नमेंट में ही है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और एक बेटा है 11 साल का, और बेटी 9 साल की। तो दोनों ही आप जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं जी। तो परिवार के लिए जो समय निकालना है, तो बड़ी एक चैलेंज तो रहता होगा कि परिवार के लिए समय, लेकिन कोविड में बहुत सारी चीज़ें बदली है, तो वो फर्क देखते हैं कि हाँ, कोविड में थोड़ा सा परिवार को, खैर ये फेज नहीं होना चाहिए, बट परिवार को समय तो ज़रूर दिया होगा। किस तरह से उस दौरान को, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारियां भी बहुत थी, परिवार भी देखना है, जिला भी देखना है, तो तमाम तरह की इन जिम्मेदारियों के बीच परिवार के लिए भी किस तरह से समय निकालते हैं? देखिए, एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है ज़िंदगी में वो परिवार है आपका।
और यदि आप 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे जो भी आपको समय मिलता है परिवार के साथ, वो एक क्वालिटी टाइम होता है। उसमें आपका जो शरीर और आपका जो दिमाग है वो री एनर्जाइज हो जाता है उससे। तो दिन भर के आप ऑफिस से थकार के जब घर पे आते हैं तो एक नया बच्चों के साथ आपका होने का, माता पिता के सानिध्य में आपको रहने का जो मिलता है, उसमें सब चीज़ें आप भूल जाते हो दिन भर के थकान। वो बैलेंस, वर्क और लाइफ बैलेंस उसमें ज़रूर करना चाहिए आदमी को, तो वो उसमें हो जाता है। घर में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ जब भी समय मिलता है तो किस तरह से उस क्वालिटी टाइम को किस तरह से स्पेंड करते हैं आप सब? उसमें अधिकतर तो यही रहता है, जैसे घर परिवार की बातें, छोटी छोटी चीज़ों पे अपना हंसने गुजारने का मौका मिल जाए, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेलने का भी मौका मिल जाता है, घर पे रहते हैं। माता पिता के साथ भी जो पुरानी टेल्स है वो सुनने में अच्छा, उनका जो स्ट्रगल रहा ज़िंदगी में, आज उनका जो सेटिस्फेक्शन देखते हैं कि स्ट्रगल को कहीं ना कहीं परिपूर्ण उसको होते देखते हैं, तो उनको भी खुशी होती है, हमें भी अच्छा लगता है कि माँ बाप का साया हमारे सिर पे। बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के वक्त में जो बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, हम उनको बहुत पीछे छोड़कर अपनी ही कुछ ऐसी चाहतों के पीछे दौड़ रहे हैं जिनका कोई अंत नहीं है। बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो एकदम दिल के करीब हैं और रेगुलर मौका मिल जाता है कि हाँ चलिए थोड़ा सा समय निकाल लें और यहाँ भी? कॉलेज टाइम में तो मैं रेसलिंग में था। मैं 2 बार नेशनल जो ऑल इंडिया ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप होती है इंटर यूनिवर्सिटी, उसमें पार्टिसिपेट किया। तो कुछ कबड्डी भी खेलते थे, जो फिजिकल जिसमें आपका ताकत लगती है, वो खेल मुझे पसंद है। वॉलीबॉल भी खेल लेता हूँ मैं, टेनिस भी खेल लेता हूँ, बैडमिंटन, और जो भी जिस भी खेल में मौका मिलता है मुझे अच्छा लगता है। मल्टी टैलेंटेड है खेल के मामले में भी। फिल्में वगैरह भी देखते हैं? तो फिल्में आजकल OTT पे बहुत सारी सीरीज भी आ रही है। फिल्में, वेब सीरीज़ हैं, वो थोड़ी अच्छी, तो उसमें एक स्टोरी लाइन एक कैरी करती है, एक एंगेजिंग वो मुझे लगती है, तो वो उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये रियलिटी का रिफ्लेक्शन है, तो वो मुझे पसंद है। तो गाने वगैरह कोई 2 लाइनें, कोई कविता? गाने में जैसे जगजीत सिंह जी का बड़ा फैन जी, तो मैं गज़ल वगैरह। तो 2 लाइन अगर आप हमारे दर्शकों को। और तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बहुत ही सुंदर। चलिए सर, जिंदगी से जुड़ी चर्चा तो की। अब सर के साथ किस तरह से वो फील्ड में अपने पूरे दिन के काम को देखते हैं, और वो भी हम आपको दिखाएंगे, समझेंगे कि किस तरह से एक IAS अधिकारी और बतौर DC अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ा रहे हो, किस तरह से उन व्यवस्थाओं को, पूरे दिन की व्यवस्थाओं को किस तरह से अपने साथ लेकर चलते हैं। अफसरनामा के हमारे इस सफ़र में DC झज्जर श्यामलाल पूनिया जी हमारे साथ लगातार साथ हैं, और अब फील्ड में जा रहे हैं। उससे पहले जो ये समय है कुछ और चर्चा कर लेते हैं। सर, किसान आंदोलन का जो जिक्र कर रहे थे, 1 साल से ज़्यादा चला, और जो महत्वपूर्ण 2 जो ज़िले हैं हरियाणा के, सोनीपत और बहादुरगढ़, तो इस पूरे दौरान आपकी जो है यहाँ पर पोस्टिंग रही, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे 1 साल को? किस तरह के चैलेंजेस रहे, क्योंकि बतौर डिप्टी कमिश्नर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर थी? जी, देखिए, एज एन ऑफिसर हम लोगों को जब तक चैलेंजेस नहीं होते तब तक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखें तो जिस दिन किसान आंदोलन शुरू हुआ और अब जब किसान चले गए, तो मैं दोनों ज़िलों में के लिए मेरी पोस्टिंग रही। तो मैंने शुरू से लेकर आखिर तक इसको देखा, इसके डायनेमिक्स को समझा, जो इंटरेक्शन जो लोकल पॉपुलेशन के साथ हो, इंडस्ट्रीज़ के साथ हो, या जो आम जन है जो जिसको डेली कम्यूट करना है, उन सब के साथ इतना इंटरेक्शन रहा। जो आसपास के जो इवन रहवासी थे उनके साथ भी कई बार कन्फ्रंटेशन की स्थिति आई, लेकिन वो बातचीत के माध्यम से लगातार हम उनके लीडर्स के टच में रहे, तो उससे काफ़ी चीज़ें ईज आउट भी रही। कोई बीच में इलेक्शंस भी आए तो उस दौरान भी एक अपना नया चैलेंज था, लेकिन जो हमारा बातचीत का जो लीडरशिप के साथ में जो चैनल खुला हुआ था, प्लस जो पुलिस और जो प्रशासन था वो एक टीम थी, वो बहुत बड़ा एक आयाम है यदि लॉ एंड ऑर्डर चीज़ को, ये स्थिति को यदि हमने अच्छे से निपटना है। तो उस दौरान कोरोना का भी बड़ा एक थ्रेट रहा, लेकिन थैंकफुली चीज़ इस तरह से टीम वर्क भी अच्छा था
और लोगों की लगातार टच में रहे, चीज़ें स्ट्रेटजाइज भी की, टाइम से विजुलाइज भी उनको किया, तो उसका परिणाम ये रहा कि शांति से कोई ऐसा कोई एक भी बार स्थिति नहीं आएगी लॉ एंड ऑर्डर कोई काबू से बाहर हुआ। जब शुरुआत हुई थी किसान आंदोलन की, आप सोनीपत थे, और जब ख़त्म हुआ तो अब बात झज्जर में है, तो कभी कोई ऐसा पल आया हो कि ना जाने किस मोड़ पर चला जाए और फिर उसकी व्यवस्थाएं किस तरह से रहें, क्योंकि चीज़ें कभी कभी बदलती भी रही हैं, कुछ इस तरह की 26 जनवरी वाला जो इंसिडेंट था, क्योंकि इसके अलावा बहुत ज़्यादा कभी लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं आई, एक अच्छी बात थी इस पूरे आंदोलन की। देखिए, थैंकफुली मैं क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और फिर 9 साल जो मैं मणिपुर में रहा, तो मैंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, मतलब ऐसे नौकरी में भी और लाइफ में भी, तो वो एक एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे करके वो काम आता है। और मैं मतलब मेरे साथ अच्छी चीज़ ये भी रही कि जो स्टेट जो गवर्नमेंट है उसका भी बड़ा अच्छा इसमें सपोर्ट रहा, जो हमारे सीनियर्स थे उनका भी लगातार गाइडेंस हमें मिला, और टीम जो हमारी ग्राउंड पे थी उसने ईमानदारी से प्रयास किया, तो हमें कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये चीज़ हमारे काबू से बाहर जा सकती है। कि हमने बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखा, रात को 12 बजे कभी हमें जाना पड़ा हो या दिन के दोपहर के वक्त, हम हमेशा इस डायलॉग के लिए आप हमेशा यदि ओपन हैं, ओपन माइंड से चीज़ों को आप अप्रोच करते हैं तो उसमें समाधान निकल आता है। इसके अलावा भी झज्जर को किस तरह से देखते हैं सर? अगर झज्जर के अगर शहरी भी कहें, क्योंकि शहर हो या गांव लगभग एक सा ही है, तो कुछ अलग नहीं है। इसके अलावा बहादुरगढ़ भी है जो कि दिल्ली से सटा हुआ है और इंडस्ट्रियल इलाका भी है, तो अगर कम शब्दों में अगर थोड़ा सा समझें तो यहाँ की किस तरह की चुनौतियाँ हैं खासतौर से इस जिले की? देखिए, जैसे आपने बताया राइटली कि जो झज्जर है वो बड़ा संभावितों वाला ज़िला है। इसमें जैसे कि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट की बात करें वो भी एक अपकमिंग है, जो रूरल जो कंट्री साइड देखते हैं वो भी एक प्योर आपको मिलेगा कि गांव का पूरा टच आपको, और मिक्स टाइप का भी सेटअप है। तो इसमें जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज शुरू से ही है, आज की तारीख में भी है, एक तो जो सेक्स रेशियो को लेकर है, दूसरा जो पर्यावरण के प्रति, क्योंकि 350 से ज़्यादा ईंट भट्टे हैं यहाँ पे, तो और इंडस्ट्रियल एरिया भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा बहादुरगढ़ में है, उसको लेके हमेशा एक ये भी चुनौती बनी रहती है। एक शिक्षा का स्तर है जो भी अच्छा रहा है, लेकिन उसको मेंटेन करना, खासकर पोस्ट कोविड, क्योंकि 12% के आसपास प्राइवेट से लोग गवर्नमेंट सेटअप में शिफ्ट किए हैं, तो एक हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है पूरी जिला टीम की कि उनको बच्चों के एक एजुकेशन का ख्याल रखा जाए। तो उस दिशा में हम एक नवाचार कर रहे हैं। हम 15 ऑफिसर्स ने 15 स्कूल एडोप्ट किए हैं, और उसमें इंडस्ट्री का भी टाई अप करके स्कूलों में जो उनकी दशा और दिशा सुधारने की तरफ हम प्रयासरत हैं। इसी तरह जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हमने रिकॉर्ड, मतलब जो नंबर ऑफ रेट्स हमने इस साल करी है, तो उसका परिणाम थोड़ा 6 महीने जैसा वक्त लगता है उसका, लेकिन रिफ्लेक्शन अभी उसका आ रहा है कि लोगों में काफ़ी उस चीज़ का एक अवेयरनेस भी हम लगातार कर रहे हैं, और एनफोर्समेंट भी हम अच्छे से इसको स्ट्रिक्टली करवा रहे हैं, तो ताकि जो लिंगानुपात है उसका जो विषमताएं उसको हम दूर कर सकें। इसके लिए तो बधाई आप लोगों को और तमाम उन अफसर्स को जो लगातार इस काम में जुटे रहे, क्योंकि एक समय था जब हरियाणा के ऊपर ये कलंक की तरह था सेक्स रेशियो, लेकिन अब बहुत अच्छा हुआ, बेहतर हुआ। तो जाहिर सी बात है आप लोग सभी जो है बधाई के पात्र हैं। तो अब चूंकि ओमिक्रॉन की वेव भी आ रही है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? सेकंड वेव में जिस तरह की स्थिति हुई थी, तो अभी सिविल हॉस्पिटल की तरफ ही हम जा रहे हैं, तो वहाँ क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, तो सर के साथ हम भी देखेंगे, और क्या कुछ तैयारियां हैं खासतौर से ओमिक्रॉन को लेकर, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो लगातार हम सर के साथ हैं, और अभी झज्जर जो जिला हॉस्पिटल है वहाँ पर हम पहुँचे हैं। सर, जिस तरह से सेकेंड वेव में बहुत सारी चीज़ें थी, ऑक्सीजन का क्राइसिस था, बेड की दिक्कत थी, और अब एक बार फिर से ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो बन रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, ताकि अगर किसी तरह की कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है तो उससे निपटा जा सके, तो क्या कुछ झज्जर के स्तर पर क्या कुछ तैयारियां? देखिए, जो ओमिक्रॉन का जो थ्रेट एक जब भी ये डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद से हम लगातार जो प्राइवेट हॉस्पिटल हों, सरकारी हॉस्पिटल हों, जिस भी सेटअप की हम लगातार रिव्यू बैठकें कर रहे हैं। 2 रिव्यू बैठकों में हमने जो भी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की बात हो, जो बेड्स का अवेलेबिलिटी का बात हो, या और भी जो इंफ्रा को रैंप अप करने का था, उस पर पूरी अच्छी तरह संजीदगी से हम काम कर रहे हैं। जो एम्स है बाड़सा में, उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं। जो वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज हमारा गिरावट में है, फिर 14 हमारे हॉस्पिटल्स हैं टोटल जो ज़िले में, प्राइवेट हॉस्पिटल जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कवर होते हैं, जो 50 बेडेड हैं, उनमें ऑक्सीजन प्लांट का कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया। उनमें 1-2 को छोड़ के, जिनमें भी इस मंथ के एंड तक का उनमें भी होने का है।
बाकी चाहिए वो एसेंशियल जो ड्रग्स की, उनकी भी जो 2 महीने का जो स्टॉक है वो भी मेंटेन करवाया हुआ है। जो लोगों में अवेयरनेस भी हम लगातार करवा रहे हैं, जो ये मास्क के जो पहनने के जो एनफोर्समेंट कंप्लाइंस है, लोग थोड़े से शिथिल इसमें हो गए, उस और भी हम लगातार उसकी करवा रहे हैं कार्रवाई। और जो इवन पुलिस थानों में हो या अभी टोल नाके पे जहाँ जहाँ जो डाइवर्स एक सैंपल को कलेक्ट करने का प्रयास है, तो 1500 के करीब डेली सैंपल हम उठा रहे हैं। और इसमें प्रयास यही है कि ये इस थ्रेट को हम अवॉइड कर पाएँ, समय रहते ही तैयारियाँ पूरी होती हैं। तैयारियों के बीच जो वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी वैक्सीनेशन की क्या कुछ स्थिति है, कहाँ तक हमारे नंबर पहुँचे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़िले भी रहे कि बहुत धीमा रहा क्योंकि लोग आ नहीं रहे थे। तो वैक्सीनेशन में हमारा जो फर्स्ट डोज है वो तो 97% अबव हो गया कवर। सेकंड डोज में 60% के आसपास है। तो इसमें भी हमारा प्रयास है कि जो दिसंबर में जो दिन बच गए अभी, तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस कवर में लाएँ। 1 लाख से भी अधिक लोग अभी सेकंड डोज के लिए ड्यू हैं। तो लगातार हम एडवोकेसी, जो इसमें अवेयरनेस, लोगों को समझाइश, जो डाउट क्लियरिंग की बात हो, चाहे वो ग्राम सचिव को लगाना हो, पटवारी, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, पूरी एक टीम मिशन मोड में अभी लगी हुई है। और हम प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी जो ज़िले में जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन का कवरेज हम 100% अचीव कर पाएँ। इसके अलावा सर दिल्ली से भी लगता बॉर्डर है, खास बहादुरगढ़ का एक लंबा बॉर्डर लगता है, और चूँकि दिल्ली में नंबर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के, तो वहाँ उस बॉर्डर एरिया को लेकर, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो बहुत सारे लोगों का आना जाना जो है हर रोज़ लगा रहता है। जी, तो उसमें भी जो सैम्पलिंग की बात हो या वैक्सीनेशन की, जो सारे इंडस्ट्रियल जो एसोसिएशन है उनके भी हम लगातार टच में हैं। और जहाँ भी 15-20 आदमी का भी हमें मिल जाता है ग्रुप, तो वहाँ हम वैक्सीनेशन का पूरा प्रयास करते हैं। चाहे वो दूसरे स्टेट से आए हों, दूसरे ज़िले से आए हों, वो कवर होंगे तो कम से कम हमारे स्टेट और जो देश का कहीं ना कहीं हम उसमें कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं वैक्सीनेशन में। तो कोशिश यही है कि लगातार जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें और बेहतर किया जाए, क्योंकि सेकंड वेव के दौरान बहुत सारी दिक्कतें ज़रूर आई थी, लेकिन अब ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए भी पूरी तैयारियां हैं। फिर ऑक्सीजन प्लांट की बात हो, बेड्स की बात हो, और वैक्सीनेशन भी लगातार जो है उसे तेज़ किया जा रहा है। तो अब सर के साथ ऑफिस जाएंगे और क्या कुछ झज्जर को लेकर प्लानिंग है और क्या नए काम जो बतौर DC आकर किए थे वो भी आपको दिखाएंगे और हम भी जानेंगे। तो हम अब सर के साथ उनके ऑफिस पहुंच गए और किस तरह से ऑफिस का कामकाज चलता है उस पर भी बात करेंगे। सर, जो एक डेली रूटीन है, घर से जब निकलते हैं उसके बाद फील्ड है और ऑफिस का किस तरह से रूटीन रहता है पूरे दिन का? ये डेली का से सुबह जैसे ऑफिस का टाइम है तो उसमें हम कार्यालय पहुंच जाते हैं। और 11 से 1 चूँकि डेली पब्लिक डीलिंग का समय है, तो हम हमेशा ऑफिस में अवेलेबल रहते हैं। फिर जैसे ट्यूसडे और थर्सडे को कोर्ट रहता है हमारा, तो उसके अलावा जब भी मौका मिलता है पब्लिक से मिलने का, तो हम उनके लिए अवेलेबल भी रहते हैं। और उनका जो ग्रीवांसेज हैं, किसी के कंसर्न्स हैं, उनका भी हम निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। और कोशिश ये भी रहती है कि फील्ड में भी यथास्थिति से एक फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ थिंग्स लिया जाए। तो उसके लिए भी प्रयासरत रहते हैं लगातार कि फील्ड में जाके खुद से चीज़ें देखने की भी हम कोशिश करते हैं। फिर जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हेडक्वार्टर के साथ कई बार मीटिंग आ जाती है। कुछ रूटीन हमारी मीटिंग्स बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का जो उसका रिव्यू करना होता है, तो उसी में पूरा दिन बीतता। शिकायतें रहती है आम लोगों की, क्योंकि अगर झज्जर की बात करें तो बहादुरगढ़ भी है और जी बहुत सारी इस तरह की पॉपुलेशन भी है कि छोटे छोटे मामलों पर कई बार अड़कर खड़े हो जाते हैं या कुछ इस तरह की, तो इस तरह की चीज़ें भी रहती होंगी कि बहुत समझाने की कोशिश की जाती है कि नहीं इसका सॉल्यूशन हो गया नहीं, लेकिन फिर भी वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं आती कि नहीं अभी पूरा हुआ नहीं है, हमें तो और चाहिए। देखिए, जैसे कई बार टेंडेंसी रहती है लोगों की, जैसे यहाँ भी जैसे पब्लिक जो डीलिंग का टाइम है उसमें तो कई बार 50 के साथ 100 के समूह में लोग आते हैं, पंचायत की पंचायत आती है, तो उनको यही रहता है कि हम बस अपने आंखों के सामने, मतलब हम डायरेक्ट, मतलब हमारी बात हो, हम सुनेंगे उस चीज़ का समाधान कैसे होगा। तो समाधान से ज़्यादा लोग उस बातचीत में इंटरेस्टेड रहते हैं बहुत सारे। तो उनको बातचीत के जरिए आप पूरी चीज़ यदि अच्छे से विस्तारपूर्वक आप समझाते हो, तो कई बार क्योंकि लोगों को उस चीज़ का कि समस्या क्या है, उसका आयाम इन लोगों को बहुत बार नहीं समझ में आता। तो जैसे जो साथी आते हैं सारे, तो उनको हमारा प्रयास ये होता है कि जो समस्या की जड़ तक जाके उसका वंस फॉर ऑल उसका समाधान करने का प्रयास करें, तो वो सेटिस्फाई होकर जाते हैं। ऐसी बात नहीं। सर, रोजगार की बात करें, क्योंकि इंडस्ट्रीज का बड़ा रोल है, अगर रोजगार आपको देने हैं युवाओं के लिए खास तौर से, तो इंडस्ट्रियल एरिया है भी, तो और इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है जिला स्तर पर?
देखिए इसमें एक तो जो इसका एमईटी करके मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप है, जो 8,000 एकड़ जैसी ज़मीन है, उसमें 23 गाँव की, तो उसमें लगभग 2,000 एकड़ जैसे एरिया को डेवलप ऑलरेडी कर दिया गया है। उसमें बड़े बड़े 5-6 इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स भी आ गए। वेयर हाउसिंग का भी एक बड़ा स्कोप है ज़िले में आने वाले टाइम में। फिर अभी ऑर्बिटल जो रेलवे की बात चल रही है एमपी के साथ साथ, वो भी बनेगा पलवल से सोनीपत। इसी तरह जो फुटवेयर पार्क है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बहादुरगढ़ में, और भी जो इंडस्ट्रियल एरिया का जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है, तो और काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो इसके साथ साथ जो रोज़गार के संसाधन जो अभी हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया कि भाई 75% जो रोज़गार वो लोकल्स को दिए जाएंगे, तो उस और भी लोगों को एक जो उनका कैपेबिलिटी है वो एक डेवलप करना है, उनको एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है, उसमें जो क्वालिटी एस्पेक्ट भी आना है। तो उस दिशा में हम लगातार प्रयासरत हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर भी कैसे लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को हम इंश्योर करें। तो खासकर तौर पे जैसे फुटवेयर पार्क है, तो उसमें इन हाउस एक अच्छा मॉडल सा बना रखा है, जिसमें लोगों को हफ्ता की 30 दिन की अलग अलग उसके ट्रेड के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है और उनको वहाँ एब्जॉर्ब भी किया जाता है इंडस्ट्री में। एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि जो स्किल्ड लेबर की बात करें तो थोड़ा सा कम है, और यूनिवर्सिटी और ये सब भी शुरू किया गया, तो उम्मीद यही है कि ताकि यहाँ का जो युवा है स्किल्ड हो तो उसको आसानी से रोजगार मिलेगा। जी, इसके अलावा सर एनवायरनमेंट की बात करें, जिस तरह से डिस्कस भी करें कि एजुकेशन, और आज की दिल्ली एनसीआर की बात करें, दिल्ली एनसीआर में ही इलाका भी आता है, पोल्यूशन भी बड़ा चैलेंज है जी। तो उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग, क्योंकि हर साल इस तरह की दिक्कतें जो है वो फेस कर रहे हैं, हवा एकदम से प्रदूषित हो जाती है। देखिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो उस पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहूँगा मैं, कि बहादुरगढ़ काफ़ी हमारे लिए चैलेंज रहा। इंडस्ट्री एरिया भी है, ज़िले में 350 से ज़्यादा ईंट भट्टे हैं, तो बाकी इंडस्ट्रीज़ में तो प्रदूषण का काफ़ी चिंताजनक कई बार स्तर हो जाता है। तो इसका इस दिशा में काफ़ी संजीदगी से जिला प्रशासन प्रयास भी कर रहा है, और अभी CSR के माध्यम से भी हमने 65 एकड़ पंचायती ज़मीन पर प्रॉपर फेंसिंग करा के 3 से 5 साल पुराने वृक्ष उन पे रोपित भी किए, उनका देखरेख भी कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी देखभाल और पानी वगैरह की व्यवस्था भी हम करवा रहे हैं। मैं समझता हूँ आमजन का एक ये मुहिम होगी, तब आने वाले समय में हर व्यक्ति यदि इस बारे में जागरूक है, एक व्यक्ति कम से कम 10 पेड़ लगाए, उनको बचाए, बड़ा करे, मैं समझता हूँ पर्यावरण को भी हम अच्छे से आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर पाएंगे। ई ऑफिस की बात करें सर, ई ऑफिस को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है और लगभग सब काम शुरू हो गया है जी। तो रैंकिंग की बात करें तो झज्जर कहाँ पर है रैंकिंग में, किस तरह से देखिए ई ऑफिस काम करता है? ई ऑफिस में झज्जर एक पहले पायदान पे है, शुरू से मैं कहूँगा जब से इंसेप्शन है आज तक हम वो रैंक मेंटेन कर पा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा मैं फैक्टर मानता हूँ जो टीम का मोटिवेशन है और जो एक उनमें जील है काम करने की। ये पेपरलेस सिस्टम जो बहुत अच्छी चीज़ है ई ऑफिस में, कि आपकी फाइल है वो अटकती नहीं किसी के टेबल पर, तो एक टाइम बाउंड मैनर में वो पेंडेंसी दिख जाती है कि किसकी टेबल पे पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग, किसके स्तर पर है। तो इसमें हम लगातार एक रिव्यू इसका करते हैं डेली बेसिस पे। एक नोडल डेडिकेटेड ऑफिसर भी हैं इसमें, हर डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं। तो जो डोरमेंट लॉगिन आईडी हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही या कुछ ट्रांसफ़र हो गए तो उसको टाइम पे इफेक्ट करना, या फिर डेली बेसिस पे उसको रोज़ सुबह शाम मॉनिटर करना, और वीकली और मतलब फोर्टनाइटली इसके हम रिव्यू भी करते हैं। तो उससे काफ़ी लोगों में मोटिवेशन भी है और लोगों को अब आके इसमें एक आदत सी इसकी पड़ चुकी है, तो पेंडेंसी भी इससे कम हुई है और लोगों में जो ऑफिस का काम करने का और जो जनता के जो मसला हैं वो हल होने का जो दर है वो भी बढ़ा है। तो काफ़ी ये एक चैलेंज था और इसको पूरी टीम ने अच्छे से निभाया है। नहीं, ये तो आप आपकी पूरी टीम बधाई की बात है जी, क्योंकि हरियाणा में कुछ ऐसे ज़िले भी हैं जिन्हें माना जाता है कि बड़े ज़िले हैं और हर लिहाज से पूर्ण है। झज्जर थोड़ा पिछड़े ज़िलों में आता है और ऐसे में अगर ई ऑफिस की रैंकिंग नंबर 1 है तो बिल्कुल आप लोग बधाई की बात है सर। लास्ट में जाते जाते कोई एक अपील आपकी तरफ से हमारे तमाम दर्शकों के लिए, झज्जर के लोगों के लिए, हरियाणा के? मैं समस्त झज्जर वासियों से अपील करना चाहूँगा कि जो कोविड वैक्सीनेशन का हमारा 100% उसमें कवरेज होना है, उसमें आप सबका मैं योगदान चाहूँगा। साथ ही जो हमारा शिक्षा का स्तर है उसको भी सुधारने के लिए मैं आमजन से अपील करता हूँ कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, पेरेंट टीचर मीटिंग, इनको गंभीरता से लें और पूरा प्रशासन का आप इसमें सहयोग करें। साथ ही जो PCPNDT का जो है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम है, इसमें भी आप ज़रूर जिला प्रशासन का सहयोग कीजिए ताकि हमें जो हमारा लिंगानुपात है
इसकी विषमता को दूर करने में एक समतामूलक समाज को हम विकसित करने में सफल हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना महत्वपूर्ण समय आपने दिया और बहुत कुछ चीज़ें और तमाम युवाओं के लिए, लोगों के लिए भी सीखने के लिए है जो आपसे सीखी जा सकती है और हमने भी बहुत सारी चीज़ें आपसे समझी। तो अफसरनामा के इस सफ़र में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।